और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। वहाँ जनता, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां जो है मेहनत कर रही थी, यहाँ आप इलेक्शन समझाने की मेहनत कर रहे थे लोगों को कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। हाँ? आप सब लोग आप पहले ये चाह रहे हैं कि विजय जी बोले? नहीं, वो रागी जी ने भी धीरे से कहा, पता नहीं क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि विजय जी इधर आ जाते तो ठीक रहता उनके बगल में, पता नहीं क्यों कह रहे थे ऐसा। नहीं, लेकिन पूरे इलेक्शन के दरमियान विजय जी ने विदुर की तरह किंतु परंतु किया। और हमेशा ये उनको सिंपल मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ाते थे शिक्षक होने के नाते कि भाई 90 लाख वोट कट चुका है, और वे सारे वोट कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं। कुछ तो मरे हुए हैं, कुछ जो छापा वोट में फिर भी उनका पड़ता था, कुछ बांग्लादेशी लोग थे जिनका वोट कटा है, और 27 लाख है क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 20 से 24 हजार वोट कटे थे। और ममता बनर्जी को 60 लाख वोट का अंतर आया था पिछली बार चुनाव में। इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो लोग होली खेलेंगे, ये बहुत साफ है। और जो डर है, मुझे एक ही चीज़ लग रहा है, जैसे कोई कॉलेज जाता है बच्चा ना स्कूल से, तो जैसे लगता है कि कोई बछड़ा अपने पगहा तोड़ा करके माँ के पास दूध पीने के लिए आती है, उस रफ्तार में भागता है। बंगाल की जनता लगता है जैसे कोई कंस और पूतना से उसको मुक्ति मिली हो, उस प्रकार से आज लोग आकर के वोट करने के लिए। 93% मतदान आप मामूली बात समझ रहे हैं? कहीं होता है क्या किसी डेमोक्रेसी में? मैंने डिक्टेटर रिजिम में तो हुआ है, डेमोक्रेसी में मुझे कोई एग्जाम्पल दिखाई नहीं देता। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। और ये मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे कोई जकड़न से निकला हुआ आपको मौका मिला तो आप जाकर के अपनी सारी चीजें उड़ेल देते हैं। वही मुझे बंगाल की धरती पर आकर के आज दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि विजय जी किंतु परंतु कर रहे थे, हम लोग जब ये इलेक्शन के बीच में बात करते थे, किंतु परंतु के साथ भी वो कह यही रहे थे जो दिख रहा है। नहीं, आखिर में तो वो मान गए थे। मैं ये कह रहा था उस दिन भी हम लोग बात कर रहे हैं, किंतु परंतु तो होता ही, क्योंकि क्या क्या फैक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमने ये बात हमेशा कही कि जब जनता तय कर ले कि बदलाव करना है, तो फिर उसमें कोई सेफोलॉजी, कोई मैथमेटिक्स, कोई केमिस्ट्री काम में नहीं आती। और वो ये दिख रहा, कल भी हम सब बात कर रहे थे, तो मैंने कहा यदि जनता तय करेगी बदलाव का, तो ये जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा होगा। बीजेपी की जब जीत होगी तो बड़ी होगी, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस जीतेगी तो वो कम मार्जिन के साथ जीतेगी, क्योंकि उसको तो फाइट करके जीतना है। ममता बीजेपी का जो जीत है वो बदलाव की जीत है। जब जनता तय कर ले, वो कोई भी इलेक्शंस हो आप देख लीजिए, वो बड़ा बदलाव जब होता है, जनता तय कर लेती है, तो उसमें कोई मैथमेटिक्स काम में नहीं आती है कि आपको फैक्टर्स की बात, जो हम लोग अक्सर डीवीटी फैक्टर्स की बात करते रहे। और ये भी बात हमने कही थी भाई माइनॉरिटी वोट वहाँ पर है 90%, तो उससे कंसोलिडेशन दूसरी तरफ भी होगा, जिसे रिवर्स आप वो कहते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, तो वो भी वहाँ पर दिखाई देता है। और जो फैक्टर्स हैं, महिलाओं का वोटर पर हमने कहा ही था कि भाई महिलाओं का वोटर यदि उधर शिफ्ट होगा तभी होगा। और मैं उसको देख रहा था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि उल्टा हो गया केवल वोट परसेंटेज, मेरे ख्याल से करीब 6% का फर्क पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो जब ये सीट्स तो अभी आई हैं, उस समय मैं देख रहा था जब 6% हो गया था, तभी तय हो गया था कि इतना बड़ा मार्जिन। अभी हमारी स्क्रीन पर ही चल रहा है कि बीजेपी को 45% वोट बंगाल के अंदर मिला है। जो हम लोग जो गणित लगाते थे कि वो सारा वोट हिंदू वोट है, तो मतलब वो रफली 65% के करीब हिंदू वोट बीजेपी को मिलना चाहिए, तब ये जाके ट्रांसलेट होता है ओवरऑल 45% वोट। लेकिन सौरभ, आप इस पर ध्यान दीजिए, अभी जो आपके वहाँ के अपने नेता बोल रहे थे, मनोज तिवारी बोल रहे थे, ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम ने भी वोट नहीं दिया, क्योंकि सारे मुस्लिम के वोट नहीं कटे। इतना जैसे 60 लाख कटे, जो भी कटे, बांग्लादेशी या जो गलत नाम है, कहीं और जाके जो छद्म नाम से कम्युनिस्ट पार्टियां डलवाती थी, टीएमसी डलवाती थी। इसलिए ये इमेज बनना भी, मतलब विथ ऑल रिगार्ड्स टू अवर फ्रेंड्स, कई लोग हमारे और चैनल में भी या यूट्यूबर में कहते ना बिल्कुल हिंदू वोट। मेरा ये कहना है कि बंगाल में जो हिंदू है उसके ऊपर भी तो रूल करना है ना बीजेपी को। और दूसरा एक पॉइंट मैं ज़रूर बताऊँगा, आरएसएस के जो चीफ रहे हैं, चूँकि जिक्र अभी रजत जी ने भी किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बंगाल में भी काम पहले से करता था, असम में भी करता था, मैंने आपके डिस्कशन में भी तब कहा, और आज भी मैं कहूँगा कि उनकी थ्योरी तब भी ये थी कि 98% को हम हिंदू मानते। आप कह सकते हैं, जैसे मान लो कल मैं कहूँ जी मैं पूजा नहीं करता, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आपको हिंदू तो मानते हैं हम, आप नहीं करते हो, आप कहीं और जाके पूजा करते हो, आर्य समाज ही होंगे। आर्य समाज तो लाहौर से निकला ना। तो इसलिए ये सवाल नहीं है कि कैसे है, इसलिए ये भी धारणा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी बार बार कहा,
और आरएसएस के बारे में यही कहा जाता कि हिंदू वोट के लिए किया। हिंदुओं की मतलब पूरा देश में यदि हिंदू मानते हैं 98% को, मतलब क्या कहेंगे। ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने मुझे इंटरव्यू दिया, सुदर्शन जी ने इंटरव्यू दिया, दोनों ने रिकॉर्ड में ये कहा कि 98% को हम हिंदू मानते हैं। इसलिए आज जब ये आता है तो नरेंद्र मोदी उसी स्कूल के हैं, वो उसी से निकले हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हम सबको दे रहे हैं, ठीक है जो बहुमत है आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, माइनॉरिटी बांग्लादेशी आके वहाँ बंगाल में रूल करेगा। इस दृष्टि से ये रिवॉल्यूशन है, ये बंगाल में क्रांति है। यानी हर तरफ से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। जितने फैक्टर्स पर अभी तक चर्चा की गई, जिस 30% वोट बैंक को लेकर अभी तक चर्चा की गई, उससे इतर भारतीय जनता पार्टी का ये जो मैंडेट है वो बता रहा है हर्षवर्धन जी कि ममता के खिलाफ वोट गया है। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। यदि 2024 का लोकसभा इलेक्शन देखेंगे और बूथ वाइज आप काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट मिला है 2, 3, 0, 7, 11। ये मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं सारा। ये परसेंटेज बता रहे हैं या एब्सोल्यूट बता रहे हैं? एब्सोल्यूट मैं बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट बता रहे हैं, एब्सोल्यूट बता रहा हूँ। और एक स्टेट का नहीं है, मैं आपको राजस्थान का आंकड़ा ला करके दे सकता हूँ, मैं आपको बिहार का आंकड़ा ला करके दे सकता हूँ। तो ये होना क्या चाहिए, ये अच्छी बात है। मोहन भागवत जी क्या सोचते हैं, सुदर्शन जी क्या सोचते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जमीन पर क्या उतरता है, हमको वो चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि एन ब्लॉक वोटिंग पड़ती है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। ये मूल समझना बहुत आवश्यक है। लखनऊ और अहमदाबाद में क्या था ये बताइए आंकड़ा। सर मैं तो लखनऊ में राजनाथ सिंह जीतते हैं, अमित शाह अहमदाबाद में जीतते हैं। एक्सेप्शन को रूल और रूल को एक्सेप्शन के तौर पर हमें नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए। नहीं, वो भी एक्सेप्शन नहीं है। नहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी पर वोट पड़ा है। देखिए, पहली बात तो ये अच्छा है लखनऊ और अहमदाबाद की बात कर दी, तो लखनऊ की बात कर लेते हैं और तथ्य के तौर पर आ जाते हैं। अटल जी जैसे उदार कहे जाने वाले नेता को भी 8 से 9% मत से ऊपर कभी नहीं गया। और मुस्लिम बहुल इलाकों में अटल जी को भी लखनऊ जैसी जगह पर भी उनका बूथ का जो एजेंट होता था वो किस पार्टी के लिए जाता था वो कोई कहने की बात नहीं। और मैं हमेशा इसको कहता हूं कि भाजपा को मुस्लिम वोट करता है, इसको बस यही करिए कि मन में मुस्कुरा के दिखाओ। मैं बार बार यही कहता हूं, तो मन में मुस्कुरा के अगर कोई दिखा सकता है तो ऐसे ही भाजपा को मुस्लिम वोट मिलते हैं। लेकिन इस पूरे को, जिसको हम लोग जिसको कहते हैं ना, गुरुजन अपने छात्रों को सिखाते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ा है, ये सामान्य चुनाव है ही नहीं। ये जिसको बीएल संतोष सिविलाइजेशनल क्लैश की बात करते थे, जिसको भारत में कहा जा रहा था ये तो संभव ही नहीं है, कैसे आप कर लेंगे जिस तरह के वहां डेमोग्राफी है। और कल मैंने इंडिया टीवी पर एक बात कही थी कि मान लीजिए कल को अखिलेश यादव से यादव मतदाता निकल जाए, आप सिर्फ कल्पना करके देखिए। ये मुसलमान मतों का मसला नहीं है, ये जो भद्र लोग जिसको हम कहते थे, जो पावर शेयरिंग में था कम्युनिस्टों के साथ, तृणमूल के साथ, कांग्रेस के साथ भी, वो इधर आ रहा है क्या, और अगर वो शिफ्ट कर रहा है तो वो कैसा मैंडेट होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये हुआ कैसे, ये तो हम लोग अब सब बात कर लेंगे। जिसके 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी जिसके कार्यकर्ता पिट रहे थे, वर्कर ही कह रहा था कि हमें छोड़ के नेता निकल जा रहे, वहां से यहां तक का जो सफर तय किया गया है, बीजेपी ने जो रणनीति और जो सचमुच जमीन पे काम किया है, एक एक जगह की मैन टू मैन मैपिंग, ये कमाल का काम किया बंगाल में। और मेरी जिन लोगों से बात हुई, चूंकि वहां इस चुनाव में लगे हुए कम से कम पिछले 6 महीने साल भर से जो लोग लगे हैं, उनमें से बहुत से लोग बताते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता था, हमें तो वहां के लोगों से संवाद करने में लग गया 1-1.5 महीने, क्योंकि हम उस तरह से बांग्ला भाषी नहीं है, हम नहीं जानते थे। वहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची और हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो हम में से किसी को नहीं पता है कि हमारे देश का नेता प्रतिपक्ष कहां है। आप राजनीति में कनेक्ट तो होता है ना, अगर आपके पास कनेक्ट नहीं होगा तो पब्लिक कैसे इसलिए सिर्फ कह दे कि आप कह रहे हैं कि अच्छा फलाना पार्टी है वो जीतती चली जा रही है, हमें रोकना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी अच्छी करनी चाहिए। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी पब्लिक का मैंडेट विन करना होता है, ट्रस्ट विन करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया, और उसका जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो उस पर और ज्यादा वो नजदीक जाती है, जिसको हम कई बार यूं भी करते हैं, जो आलोक जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का मत है कि नहीं, वो सरकार के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक बराबर जिम्मेदारी। लेकिन जब आप पॉलिटिकल कहते हैं कि हमें वोट मिलेगा तो उसकी मैपिंग करनी पड़ती है, वो बड़ा जरूरी है समझना। अब आज के बाद ये मुझे लगता है कुछ एक दिन तो बहस हम लोग भी करते रहेंगे कि ये वोट, इसको कैसे डिफाइन किया जाए। रिजा जी,
ये तो बात ठीक है कि उनको हिंदू वोट में से ही मिलना था, बीजेपी को जो भी वोट मिलना था, लेकिन उसको क्या हिंदू मुस्लिम वाले नैरे चश्मे से देखकर हिंदू वोट मानना चाहिए? देखना ही चाहिए, उसमें कोई उस लिहाज से देखना इसमें चाहिए। कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, सच बात है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने जहां वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए दिया, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जहां तक हिंदू वोट कंसोलिडेशन का सवाल है, कई बारी रिएक्शन भी होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने 2 साल पहले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 लोग तैनात कर दिए। उन्होंने लोगों से संवाद किया, वहाँ एमएलए की क्या कमज़ोरी है, सरकार की क्या कमज़ोरी है, उसको पढ़ा। एक एक एमएलए के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, 240 जगह पर चार्जशीट फाइल की एमएलए के खिलाफ, माहौल बनाया। और वो जो माहौल है, जब वो स्टेट लेवल पर आया तो उसका सीधा ममता बनर्जी को नुकसान हुआ। ममता बनर्जी को सामने हार दिखाई दे रही थी, वो बौखला गई, वो कोई सही इशू नहीं उठा पाई, और जिस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, इन सब से उनका ग्राफ लगातार गिरता चला गया। और सबसे बड़ी बात, सिंबॉलिक संदेश खाली में किसको इलेक्शन लड़ाया, आरजी कार की विक्टिम की मां को चुनाव लड़ाया, एक मैसेज दिया महिलाओं के लिए, एक मैसेज दिया हिंदुओं के लिए, एक मैसेज दिया बंगालियों के लिए। और ममता बनर्जी जब जब कोई छोटी बात की, ये मछली खाना रोक देंगे, ये एसआईआर करा के वोट काट देंगे, ये गुजराती है, ये आके रूल करेंगे, उन सबको बड़े सलीके से काउंटर किया। और एक और बड़ी बात चुनाव की लड़ते समय दिखाई दिया कि ये बीजेपी के नेताओं को समझाया गया था कि उन्हें कोई हल्की बात नहीं करनी है, कोई उल्टे सीधे बयान नहीं दे देने हैं, और कोई भी पूरे इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसको ममता बनर्जी एनकैश कर सके। और फिर चौथी बात, जो तृणमूल कांग्रेस थी, उसमें आपसी क्लैश लीडरशिप का, अभिषेक बनर्जी की टीएमसी अलग, ममता बनर्जी की टीएमसी अलग, उन दोनों का क्लैश, उसको भी पूरी तरह से बीजेपी के लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। तो कुल मिलाकर इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन रणनीति बनाना और इलेक्शन ईमानदारी से लड़ना, सही इशूज पर लड़ना, साफ साफ कहना कि हमें हिंदू कंसोलिडेशन चाहिए, साफ साफ कहना हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, साफ साफ कहना कि यहाँ तुष्टीकरण होता है, उससे लड़ने की ज़रूरत है, साफ साफ कहना कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बुरी हालत है, उससे लड़ने की ज़रूरत है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। तो बड़ी क्लैरिटी थी अपने नैरेटिव में, जबकि ये पहला इलेक्शन था जब ममता बनर्जी के नैरेटिव में क्लैरिटी नहीं थी किस लिए लड़ रही हैं वो बार बार मंदिर बनाने की बात, यहाँ मंदिर बनाया, वहाँ मंदिर बनाया, लोग समझते हैं ये सब नाटक है, इन सब का नुकसान उनको हुआ। स्पेशली महिला होने के नाते पश्चिम बंगाल में महिलाओं के क्या हालत थी, कैसे केसेस हुए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या केस हुआ, उस केस के ऊपर सरकार ने रिएक्ट कैसे किया, पुलिस ने कैसे रिएक्ट किया, ममता बनर्जी ने कैसे रिएक्ट किया, क्या महिला पर अत्याचार करने वालों को बचाने की कोशिश की। जब ये मैसेज गया कि ये तो क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश की जाती है, लूटने वालों को बचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर जनता रिएक्ट करती है, और वो रिएक्ट ऐसा ही हुआ जो भी दिखाई दे रहा है। 200 सीटों पर बीजेपी आगे है, ये उन सारी बातों का रिएक्शन है। विजय जी, और एक जैसे रॉ नर्व जनता के बीच बीजेपी ने छू ली थी, और इसको शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अमित शाह ने इसको बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि लोगों के बीच जैसे एक घुटन सी है। जब उन्होंने डे 1 से कैंपेन में भय नहीं भरोसा कहना शुरू किया, डरो मत, उनको आत्मविश्वास दिया, तो जैसे जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि कोई हमें यह आश्वासन देने वाला है। ये बिल्कुल ठीक बात है। और यदि आप भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल की, 20 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, तो उनको ये समझ में आता है कि भय जो है ना, सिक्योरिटी जिसे आप कहते हैं, लड़कियों की, आम आदमी की, वो एक बड़ा कोर इशू होता है और वो बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। आप 2017 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव के खिलाफ जो सबसे बड़ा कैंपेन था वो गुंडागर्दी को लेकर था कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, रात को नहीं निकल सकते, भय होता है, और उसने उस पूरे चुनाव को बदल दिया। मतलब एक मेजर फैक्टर, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं, हर चुनाव के अलग अलग कारण होते हैं, वो रहा। बिहार का ये वाला चुनाव देख लीजिए, बीजेपी सरकार में थी, नीतीश कुमार सरकार में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आरजेडी का जो गुंडा राज है उसको एक पूरा बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर दिखाया और लोगों को याद दिलाया कि सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा इशू है। तो इसलिए बीजेपी उस कनेक्ट को जानती है, उस पर काम हुआ। और जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था कि क्या हम 2006 और 2011 के चुनाव को 2021 और 2026 के चुनाव के साथ जोड़ सकते हैं।
याद हो आपको ये बात कही थी कि ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ्लूक चुनाव नहीं है कि 2006 में जैसे ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा लेकिन तृणमूल कांग्रेस जीत गई, लेफ्ट पार्टी वहाँ पर जीत गई है और 235 सीट आ गई, तो सबको लगा कि नहीं कोई हरा नहीं सकता। लेकिन 211 में वो जो नींव का काम किया था 28% वोट का तृणमूल कांग्रेस ने, वो 2011 में दिखाई देता है और वहाँ सरकार बनता है। ऐसा ही 2021 में हुआ। 2021 में भारतीय जनता पार्टी तो तृणमूल से 10% आगे 38% वोट पर पहुँच गई और उसने एक नींव बना दी 77 सीट के साथ और 38% वोट के साथ। अब उससे आगे उसको बढ़ना था 2026 के लिए, तो वो 6% जो कल परसों हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कितना परसेंट वो वोट बढ़ा सकते हैं, वो परसेंट वोट बढ़ाया। तो ये 2 इलेक्शन का पूरा एक्सरसाइज है। तब भी ये लग रहा था कि ममता बनर्जी 2021 में नहीं हारी तो 2026 में कैसे हारेंगी, लेकिन वो जो नींव बन गई थी, वो जो नब्ज पकड़ी गई है, वो जो डर वाली नब्ज पकड़ी गई है देवेंद्र, वो सिर्फ पकड़ी नहीं, वो सिर्फ माउथ से बोली नहीं गई, वो सिर्फ मुंह से उठाई नहीं गई, वो कनेक्ट किया गया। वो अमित शाह का कैंप करना, वहां पर रुकना, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना कि मैं यहीं पर हूं, कुछ भी नहीं होगा, फिर सेंट्रल फोर्सेस का आ जाना और ये यकीन दिला देना पूरी तरीके से कि आप जब वोट डालने के लिए निकलेंगे या बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कार्यकर्ता निकलेंगे तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं प्राची। और 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को भी देखें तो पर्सनली अमित शाह जी के लिए वो बहुत बड़ा झटका था। मतलब उनका ये मानना था कि उस चुनाव में ही बीजेपी की जीत हो जानी चाहिए थी और जैसे वो हार हुई तो उसके बाद एक करारा झटका उनके लिए, और एक तरह से उस दिन से उन्होंने अगले चुनाव के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और उन चीज़ों को देखते हुए कि क्या क्या कमियां हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो नैरेटिव की भय, और भय के अगेंस्ट हमारा क्या होना चाहिए, तो भरोसा होना चाहिए। उसी के इर्द गिर्द इस पूरे इलेक्शन को रखा गया। भय जो कि वहाँ के लोगों में होता है, भरोसा कि आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने इतना सेंट्रल फोर्सेस दे दिए, भरोसा इस बात का कि अगर मिस गवर्नेंस रहा है तो हम गवर्नेंस आपको देंगे। तो पूरा इलेक्शन को उसके इर्द गिर्द रखा गया और बीजेपी खास तौर पे प्राची बहुत सतर्क नजर आती थी और बैठकों में इस बात को कहा जाता था कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई थी और उसके बाद घुसपैठ के मुद्दे को उठाया जाना, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सटल हिंदुत्व पे जाना है और गवर्नेंस को फोकस में रखना है, जिससे वो बंगाली हिंदू माइंडसेट जो कि सीधे सीधे उस तरह के पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करता, वो भी साथ में आ जाए। और उसी के इर्द गिर्द पूरे कैंपेन को रखा गया। कैंपेन के दरमियान भी बार बार इस बात को कहा जाता था कि कोई भी ऐसी बात ना बोलें जिससे इलेक्शन खराब हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए, जो डर होता है ना, काफ़ी समय तक, कई बरसों तक डर रहे। अब वोटर वोट देने से डरे, कोई अच्छा आदमी चुनाव लड़ने से डरे, कोई अपनी बात खुल के कहने से डरे। जब वो डर हटता है तो फिर इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, वो दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये 200 की 197 200 को टच करना कोई आसान काम नहीं था। जो हम बातें कर रहे हैं वो जनरली आपको मेजॉरिटी मिल जाएगी, ये खा जाएगा। फिर ये जो पब्लिक बाहर निकली है, जैसे बहुत साल से बांध के रखा हुआ था, और ये जब भरोसा दिया नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कि डरो मत, हम हैं, वो लोग जो बाहर निकले हैं उसका ये नतीजा। और जज जी, उस दिन भी दिखाई दिया आप तीन रोज पहले जब मनीष के कैमरे पर ही मनीष भट्टाचार्य के लाइव कैमरे पर आकर के दर्जनों लोगों ने कहा कि फाल्टा सीट पर जो है वो हमें डराया गया है, मारा पीटा गया, धमकी दी गई कि हमने बीजेपी को वोट दे दिया है। बाद में वो इलेक्शन जो है वो रद्द करना पड़ा, अब दोबारा वहाँ पर वोट होगा। और इंडिया टीवी इंसिडेंटली हम वहाँ सबसे पहले थे और उसके बाद फिर वो पूरे मीडिया में वो खबर जो है वो छाई रही। पुलिस का डर, तृणमूल के गुंडे का डर, वहाँ के जो लोकल ब्यूरोक्रेट है उसका डर, आपको हर तरीके से डर ही था कि कोई अपनी बात खुल के कह नहीं सकता, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबके लिए ये डर जब हटा है। अभी तो और नज़र आएगा जब ये सरकार बदलेगी, और पुलिस का बदलाव एटीट्यूड तो हमने पिछले 2-3 दिन में देख ही लिया है। जी बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने कहा कि फाल्टा में जब कल हम परसों हम लोग देख ही रहे थे, जब मनीष कर रहे थे कि इंडिया टीवी वहाँ पर पहला वहाँ पर थे, वो ऐसी बात नहीं है। पहली बार इंडिया टीवी ने हिम्मत दिखाई थी, लोग तो वहाँ थे। ऐसा नहीं है कि फाल्टा में लोग नहीं थे या चुनाव इलेक्शन कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट थे वो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन वो उसको क्रेडिट मनीष को और इंडिया टीवी को भी देनी चाहिए कि उस दिन भी हमने कहा था कि ये एक बड़ी हिम्मत का काम हुआ है। और जब वो एक बार डर खुल जाता है, और वो जो डर खत्म हुआ था, जो लोग निकल कर आए थे वो भी ये बता रहे थे कि डर खत्म हुआ, बिल्कुल वो उसका रेस्पॉन्स था। बहुत वोकल थे, वो बहुत जैसे उनका आक्रोश निकल रहा था, वो था। और ये करेक्ट करना चाहिए कि ये कहना कि नहीं इंडिया टीवी पहले पहुंचा था, ऐसा नहीं है। इंडिया टीवी ने ये पहले पहुंचकर ये हिम्मत दिखाई थी कि उस डर को आप
जाहिर करें। सर मॉडेस्ट होना मेरा काम है, Modest है, तारीफ नहीं, आपने लेकिन करी हमने दी उस है। दिन भी इस बात का कहा सौरभ, था कि एक जब तारीफ करें। सर्वे के बारे में जब बात आई थी कि 10 में से सर, वैसे एक 7 लोग नहीं बोल रहा है, तो नहीं क्यों बोल रहा है? और तब भी हमने इस वो पर तो सवाल स्वाभाविक खड़ा था किया। कि वो वोट किसका था। ये तो अब सामान्य मैथमेटिक्स है। पता नहीं उनको कौन लोग मिल गए थे जो बोल ही नहीं रहे थे और बाकी सब मुझे बात ध्यान कर में रहे थे। 2021 में आपको बोल रहे थे, 2024 में बोल रहे थे, तो 2026 में ऐसा क्या हो गया था कि अरे, नहीं बोल रहे? सर समीर चौगामकर जी स्टूडियो में आ गए। रजत जी, मैंने एक कमिटमेंट उनको दिया हुआ था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मैं पब्लिकली उनको बधाई दूंगा, क्योंकि हम सब में सबसे पहले ये व्यक्ति थे जो जिन्होंने कहा था कि बीजेपी जीतनी चाहिए इस इलेक्शन को, और इन्होंने अपना स्टैंड बदला नहीं। डे 1 से लेकर लगातार मेरे सब में अर्ली बर्ड प्राइस डे वन से मैंने भी समीर लेके आए, मिठाई भी लेके आए। उन्होंने कहा था कि डे जीतेगी तो वन मिठाई भी से लेके आए। इसकी क्रेडिट ये देनी शुरुआत से चाहिए कह समीर रहे जी थे। को कि बिल्कुल, डे वन। मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा नहीं चाह रहे थे। अच्छा, इसमें नहीं, मैंने कहा कह था वो रहे थे। एक बात और सौरभ, एक बात और जोड़नी चाहिए। ये बढ़िया ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है। नहीं, मैंने सौरभ, कहा- कैलकुलेशन। एक बात और जोड़नी चाहिए कि समीर साहब को, फिर वही मॉडेस्टी की बात नहीं, कि उनको जो सोशल मीडिया पे जितनी मतलब गुस्सा झेलना पड़ा इस सब को लेकर, उसको भी हम लोग जानते हैं, मतलब कि उसकी मैं जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर जिस तरह से जाहिर किया था। समीर जी, आपके आंकलन के लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। तो ये क्या वजह थी जो आपने पहले रीड कर लिया था एटलीस्ट? কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। ममता बनर्जी बंगाली में बोल रही थी, तो जितना समझ में आया शायद उन्होंने ये कहा कि पहले ही खुशियां मना रही है भाजपा, अभी हम वेट करेंगे, अभी 7-8 राउंड की गिनती भी नहीं हुई है कई जगहों पर, तो उसका हम इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा वेट एंड वॉच। बाकी एसआईआर सुनाई दिया, इलेक्शन कमीशन सुनाई दिया, केंद्रीय वाहिनी सुनाई दिया, तो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो उनके नैरेटिव में लिस्ट में है है उनका नाम तो उन्होंने ले ही लिया। और वो ये भी कह रही हैं कि कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर ना छोड़ें। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, आप हताश ना हो, आप परेशान ना हो, लेकिन आपको काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है क्योंकि 18 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। तो ममता बनर्जी ने अपील की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारे साथ भेदभाव तो किया ही जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी वो दोष दे रही थी, सेंट्रल फोर्सेस को भी दोष दे रही थी, एसआईआर का भी जिक्र कर रही थी। तो साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रही थी कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हताश होने की जरूरत नहीं है, अभी 18 राउंड की काउंटिंग बाकी है। आपको काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है, काउंटिंग सेंटर पर बने रहना है, क्योंकि अगर आप काउंटिंग सेंटर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो एक कोशिश है समीर जी आखिरी वक्त तक अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की, या उनको ये कहने की कि अभी चलिए रुक जाइए, 18 राउंड है, पिक्चर बदल सकती है। और कोई फर्क पड़ता है कि 2 घंटे 3 घंटे और इंतजार कर लिया तो? नहीं, ममता बनर्जी जी जानते हैं उनके जो ये वर्कर हैं ये इसलिए तब तक टिके रहेंगे जब तक उन्हें लगेगा हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है। जब उन्हें लगेगा कि हमारी सरकार जा रही है तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, उसके बगैर रहने की उन्हें आदत नहीं है।